हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम जो है महादेवी वर्मा का अध्याय भक्ति जो कि एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है उसके बारे में पढ़ रहे थे। हमने गद्य भाग से प्रारंभ किया है। आरोह जो है आपकी बुक उसका गद्य भाग का पहला अध्याय है, अध्याय 11 भक्ति महादेवी वर्मा। इस अध्याय के अंदर जो है महादेवी वर्मा का परिचय और महादेवी वर्मा के परिचय के बाद हम उसके बारे में जानकारी पढ़ रहे थे जो कि आपके अध्याय में दी गई है। तो देखेंगे, सभी ध्यान देंगे। पेज नंबर 69 पर लास्ट की जो अंतिम दो पंक्तियां हैं उनमें बाकी रह गया था ना, तो वहां से आगे चलेंगे। तो अपने गद्य में उनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान है, यानी कि गद्य लेखन जो करती है उस गद्य लेखन में इनका सामाजिक सरोकार का स्थान रहा है, यानी सामाजिक क्षेत्र में इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है। उनकी श्रृंखला की कड़ियाँ, यानी इनकी जो श्रृंखला की कड़ियाँ रचना जो कि 1942 ईस्वी में आई, उस समय की, यानी उस समय 1942 के समय में अद्वितीय रचना है, यानी ऐसी रचना उस समय की कोई दूसरी नहीं कही जा सकती। उस समय की सबसे अच्छी रचना रही अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो, वो अद्वितीय। जो हिंदी स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है, जिसमें क्या है, हिंदी के अंदर स्त्री विमर्श, यानी हिंदी भाषा के अंदर स्त्री विमर्श का तात्पर्य स्त्रियों के विषय में विचार प्रदान करने वाली, स्त्रियों के विषय में बताने वाली, उसकी भव्य प्रस्तावना उसमें दी गई है। उनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतः हमारा ध्यान नहीं खींच पाती, लेकिन महादेवी जी की मर्म भेदी और करुणामयी दृष्टि उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। देखो, बहुत अच्छी बात कही गई है कि हमारे आसपास में जो हमें सामान्य लगने वाले चरित्र हैं, लोग हैं, उन चरित्रों में, उन लोगों में महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा ने उन साधारण तत्वों के अंदर, उन साधारण चरित्र वाले लोगों के तत्वों के अंदर असाधारण तत्व, यानी उनमें छिपी हुई जो असाधारण योग्यता थी, उन तत्वों का वो संधान करती है। संधान यानी खोज करती हुई नजर आती है। और करुणामयी दृष्टि और मर्म भेदी, तो मर्म भेदी होती है हृदय को छू जाने वाली, मर्म भेदी यानी हृदय को छू जाने वाली, और करुणामयी से तात्पर्य हो गया कि करुणा से युक्त, करुणा से भरी हुई। तो मर्म भेदी और करुणा से भरी हुई जो उनकी दृष्टि है, वो साधारण चरित्र वाले लोगों में से असाधारण जो तत्व है, जो छिपे हुए विशेष तत्व है, उनका संधान यानी खोज करती हुई नजर आती है। फिर देखो आगे क्या कहती है, इस तरह समाज के शोषित पीड़ित तबके को, इस तरह समाज का जो शोषित, जिसका शोषण हो चुका है, और पीड़ित जो पीड़ा से तबके को उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में नायकत्व प्रदान किया। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि जो महादेवी वर्मा है वो समाज के अंदर शोषित, जिनका शोषण हो चुका है, जिनका बहुत ज्यादा शोषण होता है, उस शोषण से युक्त समाज का जो ऐसा तबका है, ऐसा वर्ग है। देखो, समाज में हमेशा दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक होता है पूंजीपति वर्ग और दूसरा होता है कृषक मजदूर वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग जो है वो हमेशा क्या करता है, मजदूर वर्ग के लोगों का क्या करता है, शोषण करता है। तो मजदूर वर्ग, कृषक वर्ग, ऐसे जो वर्ग के लोग हैं, ऐसे वर्गों के लोगों का क्या करती है, उसके उन्होंने जो शोषित और पीड़ित तबके के लोग हैं, उन्होंने अपनी गद्य रचनाओं में, महादेवी वर्मा ने अपनी गद्य की जो रचनाएं ली, उन रचनाओं में नायकत्व का तात्पर्य है कि नायक, जैसे कोई फिल्म होती है, कोई कहानी होती है, उसका मुख्य पात्र, उस मुख्य पात्र के रूप में इन्होंने प्रदान किया है। उनके इस समय ने, उनके इस प्रयास ने हिंदी की साहित्यिक समाज पर ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र की विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। देखो, उनके इस प्रयास में, किसके, महादेवी वर्मा के,
महादेवी वर्मा के इस प्रयास ने क्या प्रयास किया उन्होंने कि समाज में जो ऐसे तबके, ऐसे वर्ग के लोग हैं जो हमेशा शोषित होते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, ऐसे गरीब वर्ग के लोगों को लेकर अपनी रचनाओं में मुख्य पात्र बनाकर उनके ऊपर रचनाएं लिखी। तो ऐसे तबके के ऊपर जो है जब हिंदी साहित्य में उनकी रचनाएं आई तो समाज पर एक ऐसा गहरा असर डाला कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र यानी याद के आधार पर जो रेखा चित्र उन्होंने लिखे, उस विधा के लिए शोषित पीड़ित आमजन को विषय वस्तु के रूप में मान्यता मिल गई। यानी जो शोषित पीड़ित, जिनका शोषण होता रहा है, जो पीड़ित वर्ग का तबका है, उसके लिए आमजन की विषय वस्तु, आमजन की जो विषय वस्तु थी वो उनकी मान्यता उनको प्राप्त होती है। तो ये तो था परिचय महादेवी वर्मा का। अब प्रस्तुत अध्याय के विषय में हम बात करते हैं कि प्रस्तुत अध्याय में हमारे को क्या कहा गया है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पर। तो प्रस्तुत अध्याय भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। यानी पहली मुख्य बात आ गई कि ये क्या है, महादेवी जी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र। भक्तिन जो अध्याय है वो क्या है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसके विषय में मैं पहले बता चुका हूं, इसलिए दोबारा आपको अब इस विषय में जानने की आवश्यकता नहीं है कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र क्या होता है। तो भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखा है। किससे लिया गया है ये? महादेवी की रचना स्मृति की रेखा है। स्मृति की रेखाएं, इनकी रचनाएं महादेवी वर्मा की स्मृति की रेखाएं हैं। इस स्मृति की रेखाएं में संकलित है, यानी इसमें दिया गया है। इसमें महादेवी जी ने अपनी सेविका यानी उनकी सेवा करने वाली एक नौकरानी हम कह सकते हैं, उनकी सेविका कह सकते हैं, परिचारिका कह सकते हैं, ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का बहुत दिलचस्प खाका खींचा है। देखो इस अध्याय में महादेवी वर्मा ने क्या किया है, अपनी एक सेविका, उनकी सेविका का परिचय इस अध्याय में क्या दिया गया है, भक्तिन। और भक्तिन क्या है, एक सेविका है। उस सेविका का इसमें क्या है, परिचय दिया गया है। उस सेविका का इसमें हमें परिचय प्राप्त होता है। परिचय यानी जानकारी प्राप्त होती है। और भक्तिन के अतीत यानी जो बीत चुका, और वर्तमान जो चल रहा है, अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए व्यक्तित्व का, उनका जो व्यक्तित्व था, कैसी व्यक्तित्व की महिला थी भक्तिन, उस व्यक्तित्व के विषय में इन्होंने दिलचस्प यानी दिल को अच्छा लगने वाला, दिलचस्प यानी जो बहुत ही मनोरंजक हो, दिल को अच्छा लगे, ऐसा दिलचस्प जो है खाका खींचा है। खाका कहते हैं चित्र को। खाका यानी एक प्रकार का चित्र। तो खाका यानी एक चित्र जो है उन्होंने खींचने की कोशिश की है। माँ देवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। देखो भक्तिन जो थी वो भक्तिन महादेवी वर्मा के घर पर काम करने से पहले, महादेवी की जब तक वो सेविका नहीं बनी थी उससे पहले उसका अतीत क्या था, तो उसके विषय में बता रही है कि पहले उसने कैसे संघर्षशील यानी संघर्ष करने वाली, स्वाभिमानी जो अपने स्वाभिमान को कभी ना छोड़े, ऐसी स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया। कर्मठ जो अपने कर्तव्य के पथ पर लगातार बना रहे, जो अपने कर्तव्य के पथ को कभी ना छोड़े, उसे कहते हैं कर्मठ। तो जो कर्मठ जीवन जिया उसके बारे में है कि कैसे पितृसत्तात्मक कहते हैं जो पिता के द्वारा चली आ रही सत्ता है। हमारे यहाँ पर ज्यादातर पितृसत्तात्मक सत्ता रहती है, यानी हमारे घर का मुखिया पिता होता है। जहाँ पर अगर कहीं पहले जो था सिंधुवानी सभ्यता के समय में, वहां पर हमें मातृसत्तात्मक मिलता है। मातृसत्तात्मक यानी परिवार की मुखिया महिलाएं थी, लेकिन वर्तमान तक अभी तक भी जो है पितृसत्तात्मक चलती आ रही है। तो पिता जो है परिवार का मुखिया होता है। तो पितृसत्तात्मक मान्यताओं यानी पिता को परिवार का मुखिया मानने वाली ऐसी सत्ताओं, ऐसी मान्यताओं के ओर छल छदम कहते हैं छल कपट की स्थिति। छल छदम यानी छल कपट,
छल से भरी हुई, छल छदम से भरे हुए समाज में, कि समाज में छल कपट के माध्यम से आगे बढ़ने वाला जो समाज है उसमें अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही। उस समाज में भी क्या किया, महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन अपनी और अपनी बेटियां, क्योंकि उस समय स्त्रियों की जो स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो उस समय में इसने अपनी और अपनी बेटी के लिए हक की लड़ाई, यानी उनके हक के लिए ये लड़ती रही, अपने उनके हक के लिए लड़ाई लड़ी इन्होंने। उसमें हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने का निर्णय तक पहुंची, और उसके बाद हार जाने पर, जैसे वो उस लड़ाई में हार गई, तो हार जाने के बाद में कैसे अपने जीवन का जो है पूरा प्रारूप, यानी अपने जीवन का जो है पूरी तरह बदल लेने का निर्णय इन्होंने ले लिया, अपने जीवन को बदलने का निर्णय निश्चय इन्होंने कर लिया। इसका अत्यंत संवेदनशील चित्रण इस पाठ में हुआ है। इसका बड़ा ही संवेदनशील होता है जो किसी की भावनाओं को छूता हुआ, तो संवेदनशील चित्रण इस पाठ में, इस अध्याय में किया है। इसके साथ भक्तिन महादेवी जी के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए प्रच्छन्न आयाम उद्घटित होते चलते हैं। देखो क्या बता रहे हैं साथ ही, कि इसके साथ ही भक्तिन महादेवी जी के जीवन में, कि महादेवी वर्मा जो है उनके जीवन में आकर छा जाने वाली, यानी उनके जीवन में आकर मानो वो एक प्रकार से ऐसी छा गई कि महादेवी जो है ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है। महादेवी जी के जीवन में महादेवी वर्मा जो थी एक लेखिका थी, उनके जीवन में जब ये सेविका आई तो चारों तरफ ये छा गई, और उसके छा जाने पर, यानी चारों तरफ महादेवी के आसपास रहती और उस परिस्थिति के रूप में दिखलाई पड़ती है, जिसके कारण लेखिका जो कि महादेवी वर्मा है, इस लेखिका के व्यक्तित्व यानी उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए कई अंशुओं का मतलब है जिनको छुआ नहीं गया हो। अंशुए का तात्पर्य है ऐसे जो आयाम है, ऐसे जो अपने जीवन के व्यक्तित्व के ऐसे पहलू जहां तक किसी की नजर नहीं गई हो, ऐसे अनछुए और प्रच्छन्न यानी अलग आयाम, यानी कि क्षेत्र, उन आयाम को उद्घाटित करती है। उद्घाटित करना यानी कि सामने लाना, वो उद्घाटित होते चलते हैं यानी सामने आते चलते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती, और इसी कारण से वो भक्तिन जो है अपने व्यक्तित्व का एक जरूरी अंश मानती है भक्तिन को, और इसलिए वो भक्तिन को खोना नहीं चाहती। कौन? महादेवी वर्मा। वो सेविका से इतना लगाव रखती है कि वो अपनी सेविका को खोना नहीं चाहती है। समग्रते यानी संपूर्ण रूप से इस पाठ को परिस्थितिवश अक्खड़ बनी, कि इस पाठ को परिस्थितियों से विवश होकर अक्खड़, जो अपनी बात पर अटल रहे, अक्खड़ बनी, पर महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जाना चाहिए। यानी ये जो अध्याय है, इस अध्याय में भक्तिन के द्वारा, जो कि अपने स्वाभिमान, अपने आचरण पर अक्खड़ बनी हुई है, उसमें कभी बदलाव नहीं करना चाहती है, पर महादेवी वर्मा के प्रति अनमोल जैसा जिसका कोई मूल्य नहीं हो, अनमोल आत्मीयता जिसका कोई मूल्य ना हो, ऐसी आत्मीयता यानी आत्मा से भरा हुआ प्रभाव, आत्मीयता से भरी भक्तिन के बहाने स्त्री अस्मिता का तात्पर्य है स्त्रियों की इज्जत, स्त्रियों का सम्मान, स्त्री अस्मिता की संघर्षपूर्ण आवाज के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। यानी ये जो अध्याय आया है भक्तिन महादेवी वर्मा का, इस अध्याय को स्त्री अस्मिता यानी स्त्री सम्मान के रूप में भी इस अध्याय को हम पढ़ सकते हैं। तो भाई अब परिचय में अपन को मूल बातें मैंने लिखा दी थी, बाकी जानकारी आपको पढ़कर समझा दी है। भक्तिन के बारे में परिचय में मुख्य बातों में आप ये समझ लो कि ये एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। दूसरी बात, ये स्मृति की रेखाएं इनकी एक रचना है महादेवी वर्मा की, और इस महादेवी की वर्मा की स्मृति की रेखाओं से ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र लिया गया है, यानी कि ये इसी का अंश है। तीसरी बात, इसके अंदर एक भक्तिन नाम की सेविका है। उस भक्तिन नाम की सेविका का परिचय महादेवी वर्मा ने
कराया है। और ये जो पाठ है इसमें महादेवी का एक स्त्री होते हुए भी किस प्रकार से अपने जीवन का निर्णय बदल दिया, उसने अपनी और अपनी बेटियों के लिए जीवन में लड़ाई लड़ी और बाद में हार कर वो एक सेविका के रूप में कैसे जीवन चलाती है, उसका पूरा जानकारी इसमें अध्याय में हमें देखने को मिलेगी। और इस अध्याय को हम एक स्त्री अस्मिता यानी स्त्रियों के सम्मान के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने महादेवी वर्मा का परिचय पढ़ लिया है, भक्तिन का परिचय पढ़ लिया है। अब अपन जो इसका मूल पाठ है, इसका जो मूल अध्याय है भक्तिन, उस पर आ जाते हैं। पेज संख्या है 71, 71 पेज नंबर 71 71 पर आ जाएंगे मूल पाठ पर। देखो क्या कह रहे हैं पाठ के अंदर। मूल पाठ भक्तिन, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन। कैसा था देखो रेखा चित्र, क्योंकि ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है इसलिए शब्दों के माध्यम से भक्तिन का चित्र महादेवी वर्मा हमारे आंखों के सामने लाने का प्रयास कर रही है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि छोटे कद कैसा था, छोटा, जिसे हम टिकना कह सकते हैं, छोटे कद और दुबले शरीर वाली, यानी शरीर से पतली दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर, देखो होठ कैसे थे, बिल्कुल पतले, छोटा कद, पतली शरीर से दुबली पतली और पतले पतले होठ उसके थे। उस पतले पतले होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, यानी उसका चेहरा जब देखने को दिखाई देता है या उसका चेहरा जब देखा जाता है तो उसके चेहरा और उसके होठ देखकर ऐसा लगता है कि उस होठों के कोनों में दृढ़ संकल्प, यानी अपने लिए दृढ़ संकल्प कर रखा हो जिसने कि वो कभी हार नहीं मानेगी, ऐसा दृढ़ संकल्प। और छोटी आंखों में, आंखें कैसी बताइए, छोटी आंखें। देखो इस यहाँ से एक प्रश्न बन जाता है कि महादेवी वर्मा ने भक्तिन का जो चरित्र का खाका खींचा है या चरित्र का चित्रण किया है उसका वर्णन करो, तो यहीं से आएगा। तो इसलिए इसको ध्यान से देख ले। आंखें कैसी थी, छोटी आंखें और उसमें एक विचित्र समझदारी कि छोटी छोटी आंखें और उन आंखों में एक विचित्र प्रकार की समझदारी जो है वो समझदारी लेकर जिस दिन पहले यानी उन आंखों में छोटी छोटी जो आंखें थी उन आंखों में समझदारी लेकर पहले यानी जो उसका प्रथम दिन था, महादेवी वर्मा के घर जब वो पहले दिन आई तो उस प्रथम दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। देखो महादेवी वर्मा बता रही है, कब का बात बता रही है कि जब भक्तिन महादेवी वर्मा के घर आई तो उसकी आंखें, उसका चेहरा और उसका दृढ़ संकल्प देखकर, उसकी आंखों की समझदारी देखकर जब वो उसके घर पर मेरे पास में आकर उपस्थित हुई, तब से लेकर आज तक, यानी उस समय से लेकर आज तक एक युग कहते हैं लंबे समय को, लंबा पीरियड किसी चीज का, उसे हम युग के नाम से जानते हैं। तो एक युग जो है उसका समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु कहते हैं जो जानने की इच्छा जिसमें बहुत ज्यादा हो, जो जानने की इच्छा रखता हो, उसे कहते हैं हम जिज्ञासु। तो ये कह रहे हैं कि पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, लेकिन कोई जानने के संबंध में इच्छा रखने वाला कोई जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर महादेवी वर्मा की उस सेविका भक्तिन से प्रश्न कर लेता है, क्या प्रश्न कर लेता है, वो प्रश्न कर बैठता है, तब वे पलकों को आधी पुतलियों पर गिराते हैं। तब वो क्या करती है, वो महादेवी वर्मा की सेविका भक्तिन अपनी पलकें आधी गिराकर, यानी अपनी आंखों को आधी बंद करके और पुतलियों तक, अपनी पुतली, आंखों की जो पुतली होती है उस तक गिराकर, यानी कि जब ध्यान लगाकर बैठ जाए ऐसी मुद्रा में आ जाती है वो, तो उस पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। क्या करती है, और चिंतन की मुद्रा, यानी किसी बात को सोचने की मुद्रा, यानी ऐसी छवि दिखाई दे कि हम कुछ सोच रहे हैं, ऐसी छवि में वो चली जाती है जब कोई उनसे प्रश्न करता है। अपनी आंखों को हल्का मूंद करके आधी पलकें बंद कर ले और ध्यान मुद्रा में लगी हो, ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है। ठुड्डी ये यहाँ का हिस्सा, इस ठुड्डी जो है, ठुड्डी के कुछ ऊपर उठाकर, यानी इस ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है। विश्वास भरे
यानी विश्वास, जो पूर्ण विश्वास के साथ काम करे, ऐसे कंठ, कंठ यानी गले से वो उत्तर देती है। और क्या उत्तर देती है? विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है कि तुम पचेका का बताई, ये 50 वर्ष से संग रहित हैं। देखो वो अपनी जो देहाती भाषा है भक्तिन, उस देहाती भाषा में उस प्रश्न का जवाब देती है। क्या जवाब देती है? जब लोग उससे पूछते हैं भाई कि तुम्हें यहाँ पर कितना समय हो गया, कोई जिज्ञासु उनसे प्रश्न पूछ लेता है, तो कहती है तुम पचेका क्या बताए, कि तुम लोगों को मैं क्या बताऊं। भक्तिन कहती है महादेव वर्मा की सेविका कि तुम लोगों को मैं क्या बताऊं, यह 50 वर्ष से संग रहित है, कि हम तो क्या है, ये महादेव वर्मा के साथ में मैं जो हूं 50 वर्षों के समय से साथ रह रही हूं। यानी उनका कहना यह है, महादेव वर्मा की सेविका भक्तिन जो है, उन भक्तिन का यह कहना है कि वो 50 वर्षों से महादेव वर्मा के साथ में रह रही है। यानी कि अगर जब कोई उनसे प्रश्न पूछ लेता है तो उस प्रश्न का जवाब वो इस तरीके से देती हैं। इस हिसाब से मैं 75 के टेरती हूँ। अब महादेव वर्मा बता रही है कि इस हिसाब से अगर 50 वर्षों से वो मेरे साथ रह रही है, तो इस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो मेरी आयु हो जाती है 75 वर्ष। तो मेरी आयु टेरती है 75 की, और वह 100 वर्षों की आयु पार कर जाती है। और उसकी किसकी? भक्तिन की, जो उसकी सेविका है महादेव वर्मा की, उसकी आयु क्या कर जाती है? उसकी आयु 100 वर्ष के भी पार चली जाती है, यानी 100 वर्षों को भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। अब इस बात के बारे में भक्तिन अनजान है, इस बारे में भक्तिन जो है वो नहीं जानती है। बस वो तो कोई अगर उससे जिज्ञासु व्यक्ति कोई प्रश्न पूछ लेता है तो वो यही जवाब देती है कि तुमको क्या बताएं, हम तो 50 वर्ष से सेविका के रूप में रह रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। इसका भक्तिन को पता नहीं, पता हो भी तो संभव में मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम ना करना चाहेंगी। अब देखो बता रहे हैं कि पता हो भी, अगर वो जानती भी हो इस बात को, पता हो भी तो संभव थे वे मेरे साथ बीते हुए समय को रत्ती भर भी कम करना नहीं चाहेंगे। रत्ती कहते हैं बहुत थोड़ा सा अंश। तो महादेव वर्मा की ये सेविका भक्तिन ये चाहती है कि महादेवी के साथ बीते हुए समय को वो थोड़ा सा भी कम नहीं करना चाहती, रत्ती भर भी कम नहीं करना चाहती। फिर देखिए आगे, मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा देगी। अब देखो महादेव वर्मा ये बता रही है कि मुझे तो ये बहुत विश्वास होता जा रहा है, कि मुझे तो ये विश्वास होता जा रहा है धीरे धीरे कि जो ये भक्ति ने ये क्या करेगी, कुछ वर्ष और बीत गए, मेरे साथ रहते रहते उसको कुछ समय और चला गया, तो मेरे साथ रहने का जो समय, मेरे पास से जब से वो रह रही है, मेरे पास रहने का जो समय है उसको क्या कर देगी, मेरे साथ रहने के समय को वे मेरे साथ खींच कर, यानी और लंबा बढ़ाकर 100 वर्षों तक पहुंचा देंगे। यानी कोई लोग पूछेंगे बाद में तो बोलेगी मैं, मुझे तो 100 वर्ष का समय हो गया है, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों ना ढोना पड़े। कि चाहे जो भक्ति ने वो ये हिसाब नहीं लगाती कि अगर वो 100 वर्ष बोलेगी तो फिर मुझे 100 वर्ष से अधिक जीवित रहना पड़ेगा, यानी जीवन का भार ढोना पड़ेगा, 100 वर्ष से ज्यादा के जीवन का भार जो है मुझे ढोना पड़ेगा, 100 से अधिक या 150 वर्ष, क्योंकि अगर 100 वर्ष उसे साथ रहते हुए हो गए तो महादेव वर्मा की आयु अगर अनुमान लगाए तो उस हिसाब से 150 वर्ष की लंबी जीवन यात्रा का भार जो है सहना पड़ेगा। तो ये प्रथम जो पैराग्राफ है, पहला जो गद्य भाग है, इसका पहला जो गद्यांश है, इसमें महादेव वर्मा के जो है परिचय के बारे में जानकारी दी है। महादेव वर्मा ने भक्ति के परिचय के बारे में जानकारी दी है कि भक्ति दिखती कैसी थी, तो छोटा कद था और दुबले पतले शरीर वाली भक्ति थी, और पतले होठ, उसके होठ पतले पतले थे और उसमें दृढ़ संकल्प की दृष्टि दिखाई देती थी। छोटी आंखों में विचित्र समझदारी लेकर चलती थी, छोटी छोटी आंखें, लेकिन उसमें विचित्र यानी विशिष्ट प्रकार की, अजीब प्रकार की समझदारी लेकर वो चलती थी। और जिस दिन मेरे पास आई थी उस समय से आज तक मानो एक समय उसका बीत गया है। पीछे देखो अध्याय में आपके, यहाँ मैं बता भी देता हूँ आपको कि पीछे जो एक प्रश्न या तो इसमें दे रखा होगा, नहीं तो एक विशिष्ट अन्य महत्वपूर्ण में प्रश्न बन जाता है बोर्ड की दृष्टि से भी, कि महादेव वर्मा ने जो
भक्तिन का जो चित्र रेखा चित्र प्रस्तुत किया है उसका वर्णन कीजिए। तो वो अपन को यहाँ से लेना है। मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लिखाऊंगा, तो उस अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में इस प्रश्न को जरूर नोट करना है और याद रखना है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी दृष्टि से। तो पहला जो गद्यभाग है उसमें यह बताया गया है कि भक्तिन किस प्रकार की स्त्री थी, किस प्रकार की सेविका थी, और वो महादेव वर्मा से साथ रहने का जो समय है उस समय में बिल्कुल भी कमी जो है नहीं करना चाहती थी, उसको वो अपने साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। इस बारे में इसमें पूरी जानकारी दे दी है। अब आगे अपन चलेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, बोर्ड क्लियर कर देता हूँ आपके। देखो अब आगे जो अपन चल रहे हैं, आप सभी समय पर देखो अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करते रहे। साथ के साथ में अपना जो काम है मैं आपको जैसे जैसे रोज पढ़ाऊंगा आपको बताता चलूंगा, तो साथ के साथ आप फोन करते चले। जैसे कि मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में भक्तिन जो पाठ है महादेव वर्मा का, तो उसमें सबसे पहले महादेव वर्मा का परिचय बता दिया है। तो आप अध्याय 1 डाल लें, अध्याय 1 डालकर महादेव वर्मा का परिचय उसमें कर दें। भक्तिन का परिचय करने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं इसका प्रश्न आपको अलग से दिखा दूंगा। आप सबसे पहले क्या करेंगे, महादेव वर्मा के जन्म मृत्यु रचनाएं पुरस्कार ये सब नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में आपको आगे चल के अगला जो कार्य करना है इसके अंदर, वो करना है इसके कठिन शब्दार्थ। देखो कठिन शब्दार्थ जो है आपके अध्याय में पीछे की तरफ दिए हुए हैं शब्द छवि के नाम से, तो ये कठिन शब्दार्थ सभी को कर लेने हैं। 2 काम हो जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले आपको परिचय कर देना है, फिर उसके बाद कठिन शब्दार्थ कर देना है। उसके बाद में फिर अपन प्रश्न अभ्यास करेंगे। अगला जो कार्य होगा वो प्रश्न अभ्यास का होगा। तो प्रश्न अभ्यास फिर मैं आपको कराऊंगा। अभी तक आपको जो काम करना है साथ के साथ में, ताकि आपके बर्डन इकट्ठा नहीं हो, काम ज़्यादा एक साथ फिर परेशानी होगी आप लोगों को, तो और साथ के साथ याद भी हो जाएगा। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको रोज के रोज आप लोग रिवाइज कर लें, पढ़ लें, जिससे आपका क्या है, आपको आगे परेशानी नहीं होगी। आपको घर बैठकर याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप तो इसको चैप्टर को जैसे मैंने पढ़ाया उसके साथ के साथ आप इसको वीडियो देख लें, और वीडियो देखकर और अपनी बुक के अंदर, अपनी किताब जो है, अपनी पुस्तक जो है उसके अंदर एक बार उसकी रीड लगा लें, उसको अच्छे से अध्ययन कर लें, गहन अध्ययन कर लें, अच्छे से वाचन करके देख लें, और कोई समस्या हो तो आप मुझे बता दें, ठीक है। अब इसके बाद में अगला जो पैराग्राफ है, यहां तक आप इस पैराग्राफ तक आप टिक कर लें, अगला पैराग्राफ पढ़ाएंगे। उससे पहले एक बात और बता दूं मैं आपको कि आप पढ़ते समय सभी अपने साथ में एक पेंसिल रखें, रूल पेंसिल, ताकि जब मैं आपको पढ़ाता हूं तो पढ़ाते समय पूरे कठिन शब्दार्थ पीछे आपको नहीं मिलेंगे। वो मुख्य कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, तो बचे हुए जो कठिन शब्दार्थ है उन कठिन शब्दार्थों को जैसे मैं पढ़ाते समय बोल रहा हूं तो आप उसको नोट करते चले। मैं कुछ कठिन शब्दार्थ बोर्ड पे भी लिख दिया करूंगा आपको, जिससे आपको परेशानी नहीं आएगी और आपको जो है आसानी रहेगी हिंदी अनुवाद करने में, और पद्य भाग में तो विशेष रूप से इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक जो है भक्तिन जो है इस अध्याय का एक पैराग्राफ यानी एक गद्यांश कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही इसके अंदर, यहाँ तक आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लें और उसको पढ़ लें, याद कर लें।